हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु प्रकाश और यहाँ आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 9th की बायोलॉजी। ठीक है भाई, बायोलॉजी में हम जो हमारा पहला चैप्टर है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको कि हम बोलते हैं सेल। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी हमको सेल के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है उसको देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बायोलॉजी आखिर है क्या। ठीक है, बायोलॉजी मतलब भाई आपने 8th तक साइंस पढ़ी है और अब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पार्ट मिले हैं, यानी हमको बायोलॉजी में लाइफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है भाई, बायोलॉजी का मतलब भी ये होता है कि बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी लाइफ की स्टडी। ठीक है, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। लाइफ की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। जितने लिविंग थिंग्स हैं हमारे, चाहे वो छोटा से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो और चाहे वो बड़े से बड़ा एनिमल हो, सभी लिविंग्स हैं और वही लिविंग्स को हम स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, उसको बोल दिया बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी के फादर जो हैं, यानी कि सबसे पहले बायोलॉजी किसने कहा था कि हाँ लिविंग्स होते हैं, किसने कहा था? एरिस्टोटल, एक हमारे साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल। इन्होंने बताया था कि हाँ लाइफ होती है, यानी कुछ लिविंग्स भी होते हैं और कुछ नॉन लिविंग्स भी होते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने बताया, इन्होंने ये चीज़ लाई कि हाँ साहब लिविंग को पढ़ेंगे और नॉन लिविंग को पढ़ेंगे, और लिविंग को पढ़ेंगे बायोलॉजी में और बाकी सब नॉन लिविंग को पढ़ेंगे हम दूसरी चीज़ों में। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ें लाई, हमको इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हाँ भाई थैंक यू वेरी मच कि आपने हमको बायोलॉजी पढ़ने का मौका दिया। ठीक, तो बायोलॉजी अब पढ़ना नहीं है, हमको क्या करना है? समझना है बायोलॉजी को। ठीक है, एकदम से ऐसे समझना है कि हमारे जो भी हमको चीज़ें दिखें, हम उसके बारे में हमेशा कैसे रहें? सोचते रहें कि हाँ सोचें कि ये है क्या, ये होता कैसे है भाई, तभी तो बायोलॉजी का मतलब है। भाई सामने आपको कॉकरोच गया, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो किस बात की बायोलॉजी? भाई आप जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको सामने होने वाली जो भी घटनाएं हैं, जो भी हमारे सामने आसपास लिविंग्स हैं, उनसे इंटरेक्शन रहना चाहिए, हमको उनके बारे में पता रहना चाहिए, उनके पता होने की जिज्ञासा होनी चाहिए, हम खुद में इतने सचेत होने चाहिए कि हमको जानने की इच्छा हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तभी हमारे बायोलॉजी पढ़ने का फ़ायदा है। ठीक, चलिए मैं चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना सेल। इस चैप्टर में हमको पहले देखना पड़ेगा हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर बुक के हिसाब से जो हमारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, सबसे पहले हमारा दिया हुआ है डिस्कवरी। ठीक है, हम बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि बुक में हमारा क्या दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है सेल की डिस्कवरी के बारे में दिया हुआ है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, फिर दूसरा इन्होंने टॉपिक दिया है हमारे कि सेल के साइज। ठीक है, फिर दिया है नंबर ऑफ सेल के नंबर कितने हो सकते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने इसमें बात की है नेक्स्ट सेल की स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी हमको पूरे चैप्टर में इन 4 चीज़ों को पढ़ना है। कौन कौन सी? पहले सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, फिर सेल के नंबर क्या होते हैं, सेल के साइज क्या होते हैं, सेल की शेप कैसी होती है, सेल होती कैसी है, फिर उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेल हमको आखिर दिखेगी कैसी। ये 4 टॉपिक हमको पढ़ने हैं मेनली। अब इन 4 टॉपिक में जो सब टॉपिक आएंगे वो रह गए अलग। ठीक है, फिलहाल हमारे जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, जो हाईलाइटेड टॉपिक हैं, वो हैं हमारे ये। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अब हम चैप्टर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक, कैसे भाई? हमको चैप्टर का नाम जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस वर्ड को समझना है। ठीक है, कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का फंडा क्या है, कि हमारी लाइफ कैसे अच्छी चलती है, वही तो फंडा है। अगर आपकी लाइफ हैप्पी है तो आप खुश हो। ठीक है, अगर लाइफ खुशी चल रही है तो मेरी लाइफ का फंडा अच्छा, वो आदमी बड़ा खुश है। क्यों? उसका फंडा बढ़िया है यार, दुख कभी सैड होता ही नहीं है। आखिर ऐसा करता क्या है? ठीक है, तो वही फंडामेंट जानना है हमको कि लाइफ का फंडामेंट क्या है या फिर फंडामेंटल यूनिट क्या है। ठीक है, यहाँ यूनिट का मतलब क्या होता है?
जिस चीज से कोई बड़ी चीज मिलके बनी होती है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा ये पेन, तो ये पेन केवल प्लास्टिक का नहीं बना हुआ है, पेन है, फिर कैप है, इंक है, कॉटन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो इसकी कई सारे मॉलिक्यूल हैं, छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। उन सबसे छोटी यूनिट, ठीक है, जिससे मिलकर बना है, उस छोटी सी यूनिट को हमने बोल दिया फंडामेंटल यूनिट। ठीक है भाई, फंडामेंट क्या है? लाइफ का स्ट्रक्चर बनना और लाइफ का फंक्शनल होना। ठीक है भाई, हम लिविंग्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम खाली स्ट्रक्चर से बने हुए नहीं है, स्ट्रक्चर से तो ये पेन भी बना हुआ है, तो ये भी लिविंग होना चाहिए। ठीक है, केवल स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है फंक्शन से। स्ट्रक्चर भी होनी चाहिए और वो स्ट्रक्चर फंक्शनेबल भी होनी चाहिए। अब इसको पेन को फेंक दो, ये वापस नहीं आएगा उड़ के, जबकि किसी आदमी को उठा के फेंक दो वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लिविंग है। ठीक है, फेंकना नहीं किसी को। भाई हमने क्या करा भाई, एक कोई मान लो कोई कबूतर लिया, पिजन, उसको ऊपर फेंक दिया, उड़ जाएगा। क्यों? वो लिविंग है। अब हमने एक पतंग ली, काइट, उसको फेंक दिया, वो नहीं उड़ेगी। क्यों? वो लिविंग है, उसको हमको उड़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो लिविंग नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो है उसकी लेकिन फंक्शनेबल नहीं है। तो भाई हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है हमारी कौन? सेल। और सेल क्यों है? क्योंकि ये हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। ठीक है, ये कैसी यूनिट है? स्ट्रक्चरल, हमारी बॉडी को सेल ही बना रही है और साथ में हमारी बॉडी को फंक्शनल भी कौन कर रहा है? सेल। ठीक है, तो यहां से एक बात हमको समझ आती है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की बनाने वाली और लाइफ को चलाने वाली दोनों ही काम कौन करता है? सेल करता है। अगर बॉडी में सेल ना हो तो हमारी लाइफ ना तो बनेगी, यानी बॉडी हमारी ना तो कंस्ट्रक्ट होगी और ना ही वो बॉडी हमारी मूवेबल होगी या फिर हम खुद को लिविंग कह पाएंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि अगर हमने किसी किशमिश को, किशमिश खाई है, हमने किसी किशमिश को पानी में रख दिया। ठीक है, वाटर में उसको एक कटोरी में किशमिश हमने डुबो को रख दी और रात को रखी, सुबह को देखेंगे क्या वो स्वेलिंग हो जाती है। अब किशमिश बड़ी हो गई, किशमिश ग्रोथ कर गई, मतलब किशमिश जिंदा है। हो सकता है ऐसा? नहीं भाई, उसको हमने प्लांट से प्लग कर दिया, अब वो जिंदा थोड़ी है, वो तो मर गई, लेकिन उसकी स्ट्रक्चरल यूनिटी बनी हुई है। ठीक है, अब जो किशमिश हमारी है वो स्वेलिंग क्यों हो गई, वो स्वेल क्यों कर गई, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, क्यों फूल गई। ठीक है, वो भी लिविंग के लिए एक जरूरी प्रोसेस है, यानी कि प्लांट जो है या एनिमल्स जो हैं वो एक प्रोसेस करते हैं जिससे उनकी सेल ग्रोथ करती है। उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इतनी बात समझ गए कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, अब कुछ अच्छे से आपको साइंटिस्टों के नाम बताता हूँ। ठीक है, ताकि आपके थोड़ा सा चैप्टर से हटके है। भाई पहला हमारा है, हमने जो पढ़ा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? एरिस्टोटल। ठीक है, कौन थे? एरिस्टोटल, जिनको हमने बोला फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि हाँ भाई लिविंग फिविंग्स कुछ ऐसा बवाल होता है। ठीक है, दूसरे हमारे थे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, बड़े काम आएंगे ये। ठीक है, रॉबर्ट हुक, भाई इन्होंने तो बता दिया कि हाँ हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है, लेकिन इन्होंने देखा कि बॉडी जिस चीज़ से बनी हुई है उसका नाम है सेल। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी कि इन्होंने रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, हमारे रॉबर्ट हुक ने क्या करा? सेल को डिस्कवर किया, लेकिन वो सेल कैसी थी? डेड सेल थी। ठीक है, वो सेल लिविंग नहीं थी। उसके बाद एक हमारे साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। ठीक है, और वो लिविंग सेल कौन सी थी? बैक्टीरिया की सेल थी। यानी इन्होंने पॉन्ड के वाटर को उठाया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको कुछ घूमते हुए तैरती हुई सेल दिखाई दी, यानी वो बैक्टीरियल सेल थी और वो सेल लिविंग थी। इसके बाद इन्होंने एराइथ्रोसाइट, ठीक है, टीथ की सेल, कुछ प्रोटोजोअन्स, स्पर्म सेल, कई सारी सेल को बाद में इन्होंने
देखा, यानी बहुत सी सेल को, लिविंग सेल को उन्होंने ऑब्जर्व किया, जिनमें से कुछ बैक्टीरिया थी, कुछ राइटोसाइट थे, कुछ टीथ की सेल थी, ठीक है, कुछ स्पर्म सेल थी, सभी इन्होंने देखे और इन सब सेल को इन्होंने एक स्पेशल नाम भी दिया। ठीक है भाई, इन्होंने इनको लिविंग सेल को सेल नहीं कहा, क्या कहा इन्होंने, एक स्पेशल नाम दिया, वो नाम था एनिमलक्यूल्स। क्या नाम था, एनिमलक्यूल्स। यानी इन्होंने लिविंग सेल को सेल नहीं बोला, इन्होंने बोला एनिमलक्यूल्स है, ये तैर रहे हैं, मतलब हिलडुल रहे हैं, लिविंग्स हैं। इनको नहीं बताती सेल लिविंग्स सेल के बने होते हैं, लेकिन फिर उन्होंने लिविंग्स को देखा और कहते कुछ तैर रहा है, मतलब हमारी तरह कुछ हिल रहा है, मतलब ये जिंदा है, तो ये एनिमलक्यूल्स हो सकते हैं, ये ठीक है, छोटे छोटे जानवर हो सकते हैं। ठीक, ये थे हमारे तीसरे साइंटिस्ट जिनका सेल के बारे में काफ़ी इनका अच्छा खासा योगदान है। नेक्स्ट हमारे हैं एनग्र्यू। ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट है एनग्र्यू। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत बढ़िया चीज दी, सेल कॉन्सेप्ट दिया। यानी यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बताया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, इस चीज को एनग्र्यू ने बताया। ठीक है, बाकी रॉबर्ट हुक वगैरह कोई नहीं बता पाए, वो सिर्फ चीज़ों को देख के चले गए, चीज़ों को बता के चले गए कि हाँ सेल होती है। एंटोनी वाले एनिमलक्यूल्स देख के चले गए, इन्होंने आके बता दिया कि भाई सेल हमारे बॉडी या लिविंग्स की बॉडी सेल से बनी होती है, और उसी चीज़ को बोल दिया गया सेल कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसके बाद जो आते हैं वो हैं परकिंजे। ठीक है, परकिंजे ये भी एक साइंटिस्ट है। इन्होंने बताया प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा प्रोटोप्लाज्म होता है सेल में। ठीक है, यानी प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी कर दी। अब तक लोग सेल को देख रहे थे कि सेल होती है, इन्होंने सेल के अंदर झांक के देखा कि आखिर इस सेल में क्या है। तो इन्होंने क्या देखा इस सेल में कि प्रोटोप्लाज्म इनको दिख गया, तो ये प्रोटोप्लाज्म के फादर हो गए, प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसके बाद हैं हक्सले। ठीक है, हक्सले थे, हक्सले ये भी इनकी तरह थे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म देखा और इन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज द बेस ऑफ लाइफ। यानी सेल को जो लिविंग बना रहा है वो मटेरियल प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, सेल को जो लिविंग बना रहा है, भाई सेल जिंदा क्यों है, क्योंकि उस सेल में प्रोटोप्लाज्म है, उस सेल में एक जेली लाइक सब्सटेंस है, उस सेल में कुछ है लिक्विड जो उसको जिंदा बना रहा है, और वो है प्रोटोप्लाज्म। यानी बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म के बारे में इन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ। किसने, हक्सले ने, जबकि परकिंस ने सिर्फ ये बताया कि प्रोटोप्लाज्म होता है। इसके बाद एक और हमारे साइंटिस्ट रह गए। ठीक है, ये सब सेल की ही डिस्कवरी के बारे में चल रहा है, यानी सेल कैसे कैसे डिस्कवर हो गई। कोई चीज़ एक बार में नहीं बन जाती, कोई भी सेल होगी, जो भी चीज़ होगी वो डिस्कवर एकदम से नहीं हो जाएगी, उसको डिस्कवर होने में टाइम लगता है। 1665 से डिस्कवर हो रही है और कहानी पहुंच गई 1838 तक पहुंच गई। ठीक है, यानी अब जो बात चल रही है वो 1838 में चल रही है, और रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो 1665 में देखी थी। ठीक है, तो 1838 में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे हमारे स्लाइडन। ठीक है, क्या नाम था पूरा इनका, इनका पूरा नाम था मैल्थियस जे स्लाइडन। ठीक है, MALTHIAS, मैल्थियस जे और स्लाइडन SCHLEIDEN, मैल्थियस जे स्लाइडन ये इनका नाम है। ठीक है, क्या थे भाई, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट समझते हैं, जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, कौन थे ये, एक जर्मन यानी जर्मनी के बॉटनिस्ट। इन्हीं की तरह एक साइंटिस्ट थे श्वान। ठीक है, जैसे स्लाइडन थे, एक साइंटिस्ट श्वान, थियोडोर, पूरा नाम था इनका थियोडोर SCHWANN स्वान। ठीक है, थियोडोर स्वान, ये थे 1839 की बात है। ठीक है, जैसे ये 1838 की बात है, 1839 की बात है। ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटेन में रहते थे और एनिमल की स्टडी करते थे।
ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। अब देखो ये भी साइंटिस्ट स्लाइडेन, स्वान भी साइंटिस्ट, ये बॉटनिस्ट, ये जूलॉजिस्ट। ये 1308 पे इन्होंने कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वहां बोला गया था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। 39 में इन्होंने कहा कि इन एनिमल्स सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया, इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया। दोनों ने अलग अलग कहानी बताई और दोनों की कहानी निकली सेम। बस अंतर इतना था कि यहाँ प्लांट सेल के बारे में उन्होंने कहा था, इन्होंने एनिमल सेल के बारे में कहा था। इनने भी कहा सेल से मिलकर ऑर्गन बने होते हैं, इनने भी कहा कि सेल लिविंग होती है, इनने भी कहा सेल लिविंग होती है। इनने कहा कि पुराने सेल से ही नई सेल बनेगी, इनने भी सेम बात कही, पुराने सेल से ही नई सेल बनेगी। इनने भी कहा कि सेल में हाइड्रेटिव मटेरियल होता है, मतलब सेल में ऐसा मटेरियल होता है जो ट्रांसफर हो। इन्होंने भी कहा सेल में ऐसा मटेरियल होता है जो ट्रांसफर हो। दोनों ने सेम बात कही और इनकी इन सेम बात को कह दिया गया सेल थ्योरी। ठीक है, इन्होंने जो बातें कही 3-4 कि सेल इज स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल हैव हाइड्रेटिव मटेरियल, सेल हैव डीएनए, सेल हैव न्यूक्लियर वॉल, सेल हैव साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यू सेल इज फॉर्म बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये सारी बातें जो उन्होंने कही इसको ही बोला गया सेल थ्योरी। ठीक है, यानी अगर कोई पूछता है सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल के बारे में चीजें किसने बताई थी, तो कौन था वो, स्लाइडेन एंड स्वान। अब पहले इन्होंने कहा बाद में इन्होंने कहा, लेकिन दोनों बातों को पढ़ा साथ में गया और सेम बातें कही, इसलिए थ्योरी दोनों के नाम पर है कि स्लाइडेन एंड स्वान दोनों ने ही सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, ये हमारी हो गई कुछ बेसिक बात हमारे सेल की डिस्कवरी के बारे में कि किस किस तरह से हमारे सेल के बारे में नई नई चीज़ें आती रहीं। अब हम बात करेंगे कि पहली बार सेल को डिस्कवर किसने किया और कैसे किया। ठीक है, जो हमारे एरिस्टोटल थे वो तो बॉटनी के फादर थे, लेकिन जो डेड सेल को डिस्कवर पहली बार किया गया था वो किया गया था 1665 में। किसने, रॉबर्ट हुक। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ये साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल को पहली बार देखा। अब ये साइंटिस्ट थे बड़े बढ़िया, क्या थे, इनके पास एक बढ़िया सी बुक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, क्या नाम था बुक का, जैसे हमारी बायोलॉजी की बुक, बायो साइंस की बुक, हिंदी की बुक, इंग्लिश की बुक, ऐसे इनकी अपनी बुक माइक्रोग्राफिया नाम की थी। मतलब बुक का नाम रख दिया। बुक का नाम रखा भी तो बड़ा स्पेशल, और कारण भी था स्पेशल रखने का। क्या कारण था कि माइक्रो मतलब छोटी और ग्राफिया मतलब फोटोज, यानी ये छोटी छोटी फोटोज बनाते थे। मतलब जो चीज़ इनको जो देख रहे हैं, स्मॉल चीज़ें, जो माइक्रो चीज़ें माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, उनको अपनी किताब पे ड्रॉ कर लेते थे, किताब को उनको बना लेते थे। इसीलिए इनने अपनी किताब का नाम रखा माइक्रोग्राफिया, छोटे छोटे चित्रों को बनाने वाला। अब चूंकि एक चित्रों को बना रहे हैं, मतलब क्या है, इनको देखने की बहुत ज़्यादा वो थी, अच्छा लगता था कि मैं किसी चीज़ को देखूं, नई चीज़ को डिस्कवर करूं। नई नई चीज़ें दिख रही हैं, अगर इसमें क्या होगा, चलो इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, वो इनको बड़ा शौक था देखने का। अब इनके पास माइक्रोस्कोप जो था वो एडवांस नहीं था। भाई आजकल हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एडवांस माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन। लेकिन उस समय पर ये एडवांस माइक्रोस्कोप थे ही नहीं। इनका माइक्रोस्कोप बड़ा सिंपल सा, बड़ा बेकार सा। अब जो हम लैब में देखते हैं, लैब में देखिए आपके पास कैसा माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसमें एक आँख देख रहे हैं, आई पीस है। ठीक है, एक स्लाइड को रखने की जगह है, नीचे मिरर लगा हुआ है, स्टैंड लगा हुआ है, एडजस्टर लगे हुए हैं, कई सारी चीज़ें। लेकिन अब आप देखो आजकल के माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें ऐसा कुछ नहीं, कंप्यूटर लगे हुए हैं। जो भी हम देख रहे हैं वो सारा स्क्रीन पर आ रहा है, और जबकि हमको लैब में माइक्रोस्कोप देखना पड़ रहा है और वहाँ स्क्रीन पर आ रहा है, ज़्यादा देखने का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो एडवांस हो गए हम। लेकिन उस टाइम पर इनके जो माइक्रोस्कोप थे वो एडवांस नहीं थे। कैसे थे, बहुत ही सिंपल टाइप के थे, जिनको हम बोल देते थे प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। कोई भी चीज़ अगर शुरुआती होती है उसी को हम बोलते हैं प्रिमिटिव। ठीक है, जैसे सेल भी होगी तो सेल भी एकदम से सारी चीज़ नहीं बन गई होगी। मैं जब पहली बार एरोप्लेन बना था तो आजकल जो मॉडल चलते हैं एरोप्लेन के वो नहीं बने थे।
पहले मॉडल कुछ और थे और अब मॉडल लगातार एडवांस होने जाता है। आजकल की बाइक देखिए कितने अच्छे अच्छे मॉडल आ रहे हैं बाइक के, एकदम बेहतरीन मॉडल। 4 व्हीलर देखिए कितने अच्छे अच्छे मॉडल आ रहे हैं, लेकिन शुरुआत में जब 4 व्हीलर बनी थी तो ऐसे मॉडल नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि वो प्रिमिटिव थे, स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन अब वो एडवांस हो गए हैं। ऐसे ही जो माइक्रोस्कोप हैं वो पहले प्रिमिटिव थे लेकिन अब एडवांस हो गए हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं, पहले नहीं थे। तो क्या करा इन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा, क्या देखा कि इन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, ठीक है, क्या लिया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उस लकड़ी के टुकड़े के छोटे छोटे स्लाइस बनाए। भाई हमने जब प्रैक्टिकल हम करते हैं किसी लिविंग्स का, किसी प्लांट्स का, तो उसको हम क्या करते हैं, छोटा छोटा यूँ काटते हैं ताकि पतली सी स्लाइस मिले और माइक्रोस्कोप में आराम से हम देख सकें। तो इन्हें इस कॉर्क के पतले पतले स्लाइस बनाए और जब उस स्लाइस को देखा तो उनको कुछ इस तरह के चैम्बर्स दिखे, यानी कि जिनको इन्हें कहा हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह के इनको स्ट्रक्चर दिखी, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखी इस तरह से। इन्होंने इन्हीं स्ट्रक्चर को बोल दिया सेल। ठीक है, इनको ही इन्होंने कह दिया कि हाँ ये सेल है। अब सेल का जो लैटिन मीनिंग है वो है कंपार्टमेंट, ठीक है, या फिर चैम्बर या फिर हॉलो स्पेस या फिर रूम, ठीक है ना। कंपार्टमेंट, चैम्बर, हॉलो स्पेस, रूम, इन सब का मतलब है सेल। तो इन्होंने वही देखा कि कंपार्टमेंट हैं, कुछ चैम्बर्स हैं, कुछ हॉलो स्पेस हैं, तो इन्होंने कह दिया चलो इसको हम सेल नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ से रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी कर डाली। ठीक है, यानी अपने माइक्रोस्कोप से, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से ही इन्होंने चैम्बर्स देखे, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखी। हनी कॉम्ब मतलब बर्रिया के छत्ते की तरह स्ट्रक्चर है। बर्रिया के छत्ता देखो आप तो आपको ऐसे ही चैम्बर दिखेंगे, छोटे छोटे चैम्बर्स दिखेंगे, उसमें बर्रिया के एग्स रखे होंगे। ठीक है, तो इन चैम्बर्स में इन्होंने देखा कि हाँ चैम्बर्स हैं, सेल नाम दे दिया और सेल की डिस्कवरी यहाँ से आ गई कि हाँ। और इन्होंने इस डायग्राम को अपनी बुक में बना दिया। बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। ये कैसी स्ट्रक्चर थी? माइक्रो, छोटी, और क्या थे ये? डायग्राम। तो माइक्रोग्राफिया में इन्हें अपनी जो भी स्ट्रक्चर थी उसको बना के रख दिया। ठीक है, और यहाँ से हमारे सेल की डिस्कवरी हो गई। अब ये इन्होंने लिया कॉर्क की सेल, ठीक है ना, कॉर्क की सेल ली, लकड़ी का टुकड़ा लिया। तो ये क्या, ये लकड़ी का टुकड़ा जिंदा होगा? ये प्लांट के पास थोड़ी गए कि चलो तुमको काट के लाता हूँ। कहाँ से? इनके पास लकड़ी पड़ी थी, इन्होंने उठाई, उसको काट स्लाइस कर लिया। मतलब ये सेल डेड थी, ये सेल लिविंग नहीं थी। तो पहली बार इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया, ना कि लिविंग सेल। ठीक है, कब? 1665 में इतना काम हो गया। उसके बाद लगभग बहुत सालों तक कुछ हुआ ही नहीं, होते रहे। 1665 के बाद 18वीं सदी आ गई, 1780 कुछ आ गया, सेल के बारे में कोई पढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, इसके बाद लगभग हमारे जो दूसरे साइंटिस्ट थे इनके बाद एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, उन्होंने 1874 में लिविंग सेल को देखा। कब? 1674। कब देखा? 1674 में लिविंग सेल को देखा इन्होंने भी। 1674 में देखा, अभी बता कुछ नहीं पाए हैं। जबकि हमारे जो एंड्रू थे उन्हें 1682 में बताया प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, एंड्रू ने सेल कॉन्सेप्ट दिया था 1682 में। फिर हमारे जो आगे जो स्लाइडेन स्वान आए, उन्होंने कब बात की? 1838 और 39 में। ठीक है, 1838 और 39 में ये बात हुई थी। यानी कि 1665 को कितने साल हो गए? लगभग 200 के आसपास साल हो गए। 150 से ऊपर साल के बाद हमको पता चली कि हाँ सेल क्या चीज़ है, सेल थ्योरी के बारे में पता चला। ठीक है, यानी काफ़ी टाइम लग गया हमको इनके बाद सेल को जानने में। और यहाँ पर हमारी सेल की डिस्कवरी फिनिश होती है। ठीक है, समझ आई भाई? बड़ी अच्छी सी कहानी है, कंपार्टमेंट है। अब देखो यहाँ पर हमने शुरू में एक बात कही थी, सेल एक घर है। ठीक है ना, सेल क्या है? हम सेल को एक घर मान के चलेंगे। तो इनने भी कहा कि सेल क्या है? कंपार्टमेंट है, चैम्बर्स हैं। हम भी वही मान के चलेंगे और सेल के बारे में फिर आगे यही मान के पढ़ेंगे, सेल हमारा घर है। ठीक है, ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।